सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग विज्ञान का कक्षा 6 का दूसरे पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे। दूसरे पाठ का नाम था पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। चलिए देखते हैं कि पहला अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का वर्गीकरण आवश्यक होता है। पहला है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, चौथा है सभी हेतु। देखिए वर्गीकरण आवश्यक क्यों था, हमने पाठ में पढ़ा था कि गुणों के आधार पर, ठीक है, चीज़ों को अलग अलग छांटने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए एक बॉक्स में कई सारी वस्तुएं हैं, अगर हमको उनको व्यवस्थित करना है तो हम एक जैसी वस्तु को अलग रखेंगे, एक जैसी वस्तु को अलग, तो मतलब वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु। दूसरा है वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु। जब हम वस्तुओं को अलग अलग रखेंगे क्वालिटी के आधार पे, गुण के आधार पे, तो हम समझ सकते हैं या समझ जाएंगे कि हमने ये लाइन जो लगाई थी इस गुण की थी, फला गुण की थी, हमने दूसरी जो लाइन लगाई थी फला गुण की थी, तो हम समझ जाएंगे कि गुणों के आधार पे अलग अलग हैं। चलिए ये भी सही है। विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, अगर देखिए विद्यालय में पुस्तकालय में जो बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, तो अगर हम जो पढ़ने वाली पुस्तकें हैं, कहानी को एक जगह रख देंगे और निबंध को एक जगह रख देंगे, एकांकी को एक जगह रख देंगे, तो गुणों के आधार पे हम उसको अच्छे से व्यवस्थित रख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, चौथा है सभी हेतु। हमने देखा कि तीनों ऑप्शन में वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए चौथा ऑप्शन टिक होगा कि सभी हेतु। किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। देखिए जब आप द्रव को गर्म करेंगे, जैसे आप पानी को अगर कभी उबलते हुए देखे होंगे, जब मतलब पानी जब गर्म होता है तभी उबलता है, जब उबलता है तो क्या बनता है, सीधा सीधा गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह, जैसे अगर गैस किसी बर्तन में रखा जाए, वह आगे है पहला उसकी तल में बैठ जाएगा, दूसरा है उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा, तीसरा है उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगा, चौथा है उसको खाली कर देगा। तो देखिए अगर गैस किसी बर्तन में बंद किया जा रहा है तो वो गैस पूरे बर्तन में समान रूप से फैल जाएगी, ना तो तली के पास होगा नीचे, ना वो ऊपरी तली के पास होगा। ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन मतलब उसकी सांद्रता, उसमें सघनता जो है कम ज़्यादा नहीं होगी। जैसे अगर सेंट की शीशी कमरे में खोली जाएगी तो वो जो सेंट की महक है गैस के साथ पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। घा है पदार्थ की निर्माण इकाई है। देखिए पदार्थ किससे बना है, पदार्थ परमाणु से बना है। ठीक, मैंने बताया था परमाणु ही सबसे छोटी इकाई है जिससे पदार्थ बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परमाणु टिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्द की सहायता से कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो शब्द दिए गए हैं निश्चित, नमक, गैसीय अणु। ठीक है, तो क्या है कि ठोस का आकार, देखिए जो मैंने ब्रैकेट बंद किया हुआ है वहाँ बुक में खाली जगह है, तो ठोस का आकार खाली जगह होता है। तो ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। खा अगरबत्ती की सुगंध खाली जगह गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। तो अगरबत्ती की सुगंध क्यों कमरे में फैल जाती है, उसका गुण गैसीय है, तो गैसीय गुण के कारण पूरे कमरे में फैल जाती है। गा खाली जगह पानी में घुल जाता है। देखिए चारों में कौन सा लिखा है, नमक, नमक पानी में घुल जाता है। घा खाली जगह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। देखिए पदार्थ के सूक्ष्मतम कण में हमने अणु को भी पढ़ा था, परमाणु को भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, एक से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो वहाँ पे भरा जाएगा अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। प्रश्न नंबर 3 है कि अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो पदार्थ की तीन अवस्था हमने बुक में पढ़ा था, ठोस,
द्रव, गैस। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे फिनिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। जब हम वहाँ पे ठोस, द्रव, गैस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ठोस का आयतन और आकृति निश्चित होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और होता क्यों निश्चित है? क्योंकि उसमें जो है आकर्षण बल उसके कणों के बीच अधिक होता है, वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं, इसलिए वो उसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। गा, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। करने के बाद ही आप लोग लिख लीजिएगा कि पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। तो वर्गीकरण के बारे में ये जान गए हम। क्वेश्चन घ है, पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी या इसे अल्प पारदर्शी भी कहा जाता है, पाठ के दौरान हमने बताया था। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। वह पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। ठीक। चौथा प्रश्न है, कारण बताइए। द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित क्यों नहीं होती? तो इसका कारण है कि द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है। इस कारण द्रव के पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब द्रव पदार्थ जिसमें रखे जाते हैं उसी बर्तन का वो आकार ले लेता है। जैसे द्रव को आप, पानी को आप गिलास में रखिए तो गिलास के आकार का हो जाता है, पानी को आप कटोरी में रखें तो कटोरी के आकार का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो आणविक आकर्षण बल हैं वो बहुत कम हैं, वो ठोस से कम हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, लचीले होते हैं। ठीक है, तो उनकी आकृति और आकार जो है निश्चित नहीं होता है। ठीक है। खा, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। इसका कारण बताना कि ऐसा क्यों होता है। वैसे हमारे हिसाब से अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि जल से भरा गिलास या किसी गाढ़े लिक्विड, कोई मतलब कि सघन तरल से भरा गिलास, ठीक है, इस तरह के दो गिलास में तुलना करके देता तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता। जैसे एक में जल भर देता, ठीक है, एक में मिट्टी का तेल भर देता। कहता कि जल से भरा गिलास मिट्टी के तेल के भरे गिलास से भारी क्यों होता है, तब इसका आंसर और रोचक बनता। अब अगर एक कॉमन सेंस में देखा जाए कि एक गिलास में पानी भरा है, एक गिलास खाली है, तो वैसे ही कोई बता सकता है कि भाई जिसमें पानी भरा है वो उस गिलास का भार अधिक होगा, क्योंकि इसमें पानी भी तो भरा है, क्योंकि दूसरा गिलास बिल्कुल खाली है। तो यहाँ तुलना का उतना अच्छा मौका बन नहीं रहा है। अगर दोनों गिलास भरे होते किसी न किसी द्रव से, तब हमें अपने मस्तिष्क का यूज करना होता कि कौन सा द्रव हल्का है, कौन सा भारी है। तो अगर गिलास की साइज सेम है तो जो द्रव भारी होता उस गिलास का भार अधिक होता, और जिसका द्रव हल्का होता उस गिलास का भार भी हल्का होता। तो वहाँ तुलना करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन यही है कि जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। देखिए, अगर दो गिलास बराबर बराबर हैं, मतलब बराबर क्वांटिटी अगर आती है, बराबर मात्रा उन दोनों में आती है, मतलब जैसे अगर 1 लीटर का वो भी है तो लीटर को भी है, इसी लीटर को ही आयतन कहा जाता है। क्या? उनमें जो सामान रखने की क्षमता है उसे ही आयतन कहा जाता है। तो आयतन दोनों का सेम होगा। तो जल से भरा गिलास, आंसर पढ़ते हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ से कि जल से भरा गिलास व खाली गिलास दोनों का आयतन तो समान होता है, लेकिन जल से भरे गिलास का भार खाली गिलास से अधिक होता है, क्योंकि जल से भरे होने के कारण जल का भार भी भरे गिलास में जोड़ा जाएगा। ठीक, इसका आंसर ही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है, एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। उसका उत्तर इसका देखते हैं कि एक गुब्बारा लें, उसमें फूंक कर हवा भरें, हवा भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है और स्थान घेरता है। अतः स्पष्ट है कि पदार्थ स्थान घेरता है। देखिए, मान लीजिए गुब्बारा पहले छोटा सा रहता है,
जब उसमें हम फूंक मार के हवा भर देते हैं, मतलब उसमें गैस भर देते हैं। गैस क्या है? वो भी एक पदार्थ है। जब गुब्बारा फूल जाता है तो वह काफ़ी स्थान घेर लेता है। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ स्थान घेरता है। ख है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जाता है? इसका पहले मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा है, आप बर्फ़ को हीट कीजिए, गर्म कीजिए, धीरे धीरे वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव मतलब पानी में। अब आप कीजिए, पानी को आप ठंडा कर दीजिए 0 सेंटीग्रेड में, फ्रिज में लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? फ्रीजर में लगाने पर वो बर्फ़ बन जाएगा। बर्फ़ मतलब पुनः ठोस हो जाएगा। तो मतलब अगर किसी ठोस को पिघलाना है, द्रव बनाना है, तो आप तापमान अधिक दीजिए, ठीक। और किसी द्रव को ठोस बनाना है तो तापमान कम कर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं, उसका उत्तर पढ़ते हैं। किसी ठोस का तापमान बढ़ाकर उसे द्रव में तथा किसी द्रव का तापमान घटाकर उसे ठोस में बदला जा सकता है। जैसे जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कर देने पर वह बर्फ़ ठोस में बदल जाता है, और बर्फ़ का तापमान बढ़ा देने पर वह द्रव ब्रैकेट में पानी में बदल जाता है, ठीक। ग है, ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उसका उत्तर पढ़ते हैं। ठोस, ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। उदाहरण ईंट, पत्थर, ठीक। द्रव, द्रव के अणु एक दूसरे से ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु इनका आयतन निश्चित होता है। उदाहरण जल। ये सब पाठ में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया गया है। गैस, गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। इनकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। देखिए, इसमें आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य होता है, होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब आकर्षण बल नहीं होता है, जिसके अणु एक दूसरे से बांधे नहीं रखते हैं, तो वो पूरी तरह फ्री होकर टहलते हैं। तो जिस भी स्थान पे इनको छोड़ दिया जाता है, ये पूरा स्थान घेर लेते हैं। मतलब ना तो आकृति निश्चित है, ना तो आयतन निश्चित है, ठीक। जैसे ऑक्सीजन, सेंट की शीशी, अगरबत्ती के धुआं, ठीक, इस तरह से। प्रश्न 6, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पारदर्शी का आप लिख लीजिएगा, जैसे शीशा, ठीक, कांच। अपारदर्शी में जैसे मोटा कपड़ा, लकड़ी। पारभासी में जिसमें धुंधला दिखाई देता है उसे पारभासी कहा जाता है। तो पारभासी में जैसे पेंट लगा कांच और तेल लगा कागज़ का टुकड़ा। ये दो एग्जाम्पल आप पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी में लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ। चलिए प्रश्न 7 पढ़ते हैं। परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो कठोर में देख लेते हैं, लोहा, लकड़ी, पत्थर। मुलायम में रबर की गेंद, स्पंज, ऊन, ठीक। प्रश्न नंबर 8, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? उत्तर पढ़ते हैं। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 9 है, अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। तो देखिए, एक सूची हम लोगों ने पाठ में बनाई थी, तो वही पिक मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो जैसे चमड़ा है, मैंने बताया था चमड़ा जो है अपारदर्शी है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। मोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा तो वैसे इस पर डिपेंड करता है कि लाइव अगर देखा जाए तो क्या होगा, उसे मोटे कपड़े से दिखाई बिल्कुल नहीं देता, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, पारभासी।
ये अपारदर्शी ही होगा। मोटा कपड़ा भी बिल्कुल नहीं दिखाई देता, पतला कपड़ा होगा दिखाई देगा। पतले कांच का टुकड़ा, ठीक है, पारदर्शी है, बिल्कुल सही यहाँ पर लगा है। पत्थर जो है क्या है, पत्थर भी अपारदर्शी है। ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर मैंने बताया था कि ड्राइंग के लिए यूज होता है, और ये पारभासी होता है, मतलब इसमें धुंधला आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें टिक सही हुई हैं, बस मोटा कपड़ा को छोड़कर। मोटा कपड़ा पारभासी नहीं है, मोटा कपड़ा जो है अपारदर्शी है। ठीक है, करेक्शन आप लोग फिर से देख लीजिएगा कि पारभासी जो टिक हुआ है मोटा कपड़ा में, ये नहीं टिक होगा। ठीक, टिक कहाँ होगा, अपारदर्शी में, मोटा कपड़ा से दिखता नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर, किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। इसलिए पदार्थों का वर्गीकरण आवश्यक है। ठीक, गुणों के आधार पर ही पदार्थों को अलग अलग छांट के रखना वर्गीकरण का महत्व है, उसमें वर्गीकरण की ही विशेषता होती है। ठीक है, तो इस तरह से पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।